आज हम आप लोगों को पालनपुर गांव की कहानी ननोपात के तीसरे भाग के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो जिसे आप लोग दो भाग के बारे में आप लोग जान चुके हैं, तो उसमें पूरी व्यवस्थाएं किस प्रकार की, भूमि व्यवस्था, श्रम व्यवस्था और अन्य प्रकार की जो उनकी गतिविधियाँ थी उनके बारे में मैंने बताया। अब खेती में उनमें अभी वहाँ के लोगों को बताए थे कि वहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है, कृषि है। वहाँ पे 450 परिवार रहते हैं। 150 परिवार के पास जो है पर्याप्त भूमि मानी पर्याप्त मात्रा में भूमि नहीं है। वह वहाँ पर अनुसूचित जाति और के लोग ज़्यादा जो रहते हैं, उनके पास उनकी भूमि में दूसरे खेतों में काम करते हैं और वे गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं। तो खेती के लिए आवश्यक पूंजी, जिसे हम कृषि कार्य कोई भी कार्य करते हैं, तो कार्य करने के लिए उस कार्य को पूरा करने के लिए हमें धन की आवश्यकता पड़ती है। और बिना हम पूंजी के कोई भी कार्य, जैसे यदि कोई भी जो उत्पादन की क्रिया होती है, उसके लिए आवश्यक 4 चीजें हैं: भूमि है, श्रम है, पूंजी है और संगठन। ये किसी भी उत्पादन के लिए आवश्यक होती हैं। तो उत्पादन कृषि कार्य के लिए हमें पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। और पूंजी की जो आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए क्या क्या उपाय किए गए हैं यहाँ पे। तो अधिकांश छोटे किसानों की आय बहुत ही कम होती है और वो कठिनाई से अपना जीवन यापन व्यतीत करते हैं। छोटे किसानों के पास निजी पूंजी का सदा अभाव होता है। इस प्रकार में छोटे किसान कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए प्रयत्नशील है, परंतु उनके लिए कीटनाशक, औषधियाँ, खाद एवं उन्नत बीजों का प्रयोग करने के लिए पूंजी कम है। और छोटे किसानों को बैंक आदि से ऋण मिलने के लिए बहुत ही विलम्ब भी होता है। और छोटे किसानों को बड़े किसानों, साहूकारों अथवा व्यापारियों से ऋण लेना पड़ता है। तो इसमें क्या है कि हम देखते हैं कि जो खेती करते हैं, तो खेती के लिए जो ये छोटे किसान है उनके उत्पादन क्या होते हैं, क्रियाएं माने सीमित होती हैं और समय पे लागत को, खाद है, बीज है या अन्य चीज़ों को, कीटनाशकों का प्रयोग करना है, तो उसके लिए उन्हें पर्याप्त धन का अभाव होता है। और उन्हें जो है बैंक से जो ऋण की सुविधाएं जो मुहैया कराई जाती है, वह उनको मिलने में विलम्ब होता है, जिसके कारण वह प्राइवेट साहूकार के पास जाते हैं और ऋण लेते हैं और उसके ऋण के दलदल में जो है वह जो है फंस जाते हैं और उसकी ब्याज की दर पे उनको कर्ज चुकाना पड़ता है, जिससे वे और ही गरीब बनते चले जाते हैं। छोटे किसानों के विपरीत मझोले और बड़े किसानों के पास भूमि अधिक होती है, जिनसे उत्पादन अधिक करते हैं। और भूमि अधिक होने से बड़े किसानों की स्थिति संतोषजनक है और बड़े किसानों को बैंकों, सरकारी संस्थाओं आदि से सरलता से कम ब्याज से ऋण मिलता है। और मध्यम वर्गीय व बड़े किसानों की कृषि उत्पादन के अतिरिक्त आवश्यक पूंजी की व्यवस्था एवं निजी पूंजी संग्रह करना भी संभव होता है। मानी अपनी निजी पूंजी भी बनाते हैं, क्योंकि उत्पादन अधिक होगा, सामान को बेचते हैं और लाभ को कमाते हैं। अब इसमें कृषि उत्पादों का विक्रय किसान द्वारा गेहूं का उत्पादन करके अपने परिवार का उपभोग के लिए रख दिया जाता है। और अधिशेष गेहूं को किसान द्वारा बिक्री कर दी जाती है। छोटे किसानों के पास बहुत कम अधिशेष गेहूं होता है, क्योंकि उनका उत्पादन कम होता है तथा वे उत्पादन का एक बड़ा भाग अपने परिवार के उपभोग के लिए रख देते हैं। इसी कारण मझोले और बड़े किसानों द्वारा बाजार में गेहूं की बिक्री की जाती है। बड़े और मझोले किसान अपनी कमाई का हिस्सा बैंक के अपने खाते में जमा कर देते हैं, जिसका उपयोग वे बाद में छोटे किसानों को कर्ज देने के रूप में करते हैं। इससे अतिरिक्त वे किसान बचत में एक हिस्से का उपयोग अपने अगले मौसम की खेती के लिए कार्यशील पूंजी
की व्यवस्था करने में भी करते हैं। साथ ही बड़े किसान अपनी बचत के पैसों से ट्रैक्टर आदि खरीदते हैं, जिससे काफी उनकी स्थिति पूरी विवृत होती है। इस प्रकार किसान अपनी बचत का उपयोग पशु ट्रक आदि खरीदने अथवा पशु दुकान खोलने में करते हैं। इन सबको गैर कृषि कार्यों के लिए पूंजी कहते हैं, जिससे कृषि में गैर कृषि कार्यों के लिए पूंजी की व्यवस्था करने में सहायता मिलती है। इसमें कहने का अर्थ है कि जो गरीब लोग हैं, गरीब किसान, छोटे किसान हैं, उनकी उपज कम होते हैं और वे उनके उपज का अधिकांश जो भाग होते हैं उनका परिवार के परवरिश में लग जाता है, और जब परवरिश में लगता है तो उनकी लागत नहीं निकल पाती है, और लागत न निकलने के कारण जो है वे जो है वह हमेशा कर्ज में डूबे रहते हैं। और बड़े जो किसान होते हैं वे अपनी उपज का अधिकांश भाग क्या करते हैं, बेच लेते हैं, और बेचकर जो है एक पूंजी तैयार करते हैं, और इस पूंजी के माध्यम से जो है वे अन्य चीजों को, जैसे ट्रैक्टर है या अन्य वस्तुओं को खरीदते हैं, या अन्य गैर कृषि कार्यों में जो है पूंजी का निवेश करते हैं, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति जो है और मजबूत। अब गैर कृषि क्रियाएं क्या होती हैं, उसमें है पाला पशु, अन्य कृषि क्रिया। देखो यहाँ पे है कि हमारे देश में ग्राम जीवन में पशुधन महत्वपूर्ण स्थान है, और पालमपुर गांव के अनेक परिवारों की डेयरी एक प्रचलित क्रिया है। यहाँ के लोग अपनी भैंसों को कई प्रकार की घास और बरसात के मौसम में उगने वाले बाजरा और ज्वार खिलाते हैं। पालमपुर के लोग भैंसों से प्राप्त दूध को पास के गांव रायगंज में बेचते हैं। सास कस्बे के दो व्यापारियों ने रायगंज में दूध संग्रहण एवं शीतलन केंद्र खोला हुआ है। यहीं से दूध के शहरों और कस्बों में भेजा जाता है। वर्तमान में राज्य स्तर पर सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ जैसी संस्था का निर्माण भी हो चुका है। तो मैंने यह गैर कृषि परंपरा के अंतर्गत जो कार्य के अंतर्गत डेयरी है। दूसरा है पालमपुर की लघु विनिर्माण उद्योग। विनिर्माण होते हैं कि किसी भी चीज को जो है हम मॉडिफाई करते हैं, उसको उसके रूप को बदल देते हैं, और रूप को बदल कर जो है उसको फिर हम दूसरे रूप में कन्वर्ट करते हैं, उसी को करते हैं विनिर्माण, उसको विनिर्माण करते हैं। तो यहाँ पालमपुर गांव के 50 से कम लोग विनिर्माण कार्यों में लगे हुए हैं। पालमपुर गांव में विनिर्माण में अत्यंत सरल उत्पादन विधियों का प्रयोग किया जाता है, औद्योगिक केंद्रों तथा शहरों में एक प्रकार का उत्पादन बृहद पैमाने पर आधुनिक कारखानों में होता है। लेकिन हमारे देश में ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरह के उद्योग बहुत ही छोटे पैमाने एवं ग्रामोद्योग के रूप में चलाए जाते हैं। पालमपुर गांव में भी कुछ छोटे उद्योग हैं तथा उनका संचालन परिवार के सदस्यों की मदद से साधारण औजारों से किया जाता है। इनमें प्रायः भाड़े के श्रमिकों का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे मिस्त्री लाल ने गन्ना पेरने वाली एक मशीन अपने खेत में लगाई, गन्ना पेरता है और दूसरे किसानों से भी गन्ना खरीद कर उससे गुड़ बनाता है तथा वह गुड़ को शाहपुर के व्यापारियों को बेच देता है। पालमपुर के दुकानदार, अब वहाँ के दुकानदार क्या करते हैं, पालमपुर गांव में कुछ दुकानदारी करते हैं और शहरों में थोक में कई प्रकार की वस्तुएं खरीदते हैं और उन्हें गांव में लाकर बेचते हैं, जैसे नमक, मसाले, साबुन, माचिस, मोमबत्ती, बैटरी, बिस्कुट, चाय, चीनी, दाल, आटा इत्यादि। अब प्रशिक्षण देना है। पालमपुर गांव में कंप्यूटर केंद्र खुला हुआ है। इस केंद्र में कंप्यूटर प्रशिक्षण के रूप में 2 कंप्यूटर डिग्री धारक महिलाएं भी काम करती हैं। पर्याप्त विद्यार्थी कंप्यूटर सीख रहे हैं। परिवहन है तेजी से विकसित होता एक क्षेत्र। पालमपुर और रायगंज के मध्य सड़क पर कई प्रकार के वाहन चलते हैं, तागे वाले, रिक्शे वाले, ट्रैक्टर, जीप, परंपरागत बैलगाड़ी और दूसरी गाड़ियां चलाने वाले ये लोग जो परिवहन सेवाओं में सम्मिलित हैं वे अपनी जीविका कमाते हैं और विगत वर्षों से परिवहन से जुड़े संख्या में काफी क्या हुई है,
वृद्धि हुई है। इस प्रकार से देखिए इस पाठ में ये पाठ जो है समाप्त होता है। तो इसमें दिया हुआ है कि पालनपुर की जो गतिविधियाँ हैं, मैंने एक उदाहरण दिया है, किसी गांव का उदाहरण दिया है, पालनपुर गांव का। तो यही सेम प्रक्रिया भारत के तमाम गांव में, सभी गांव में यही समान रूप से जो यहाँ की जो गतिविधियाँ है वह दूसरे गांवों में भी चलती है, क्योंकि भारत जो है गांव का शहर है। जो पालनपुर में जो भी कंडीशन यहाँ पे बताए गए हैं, जो भी चीज़ें बताई गई हैं, वही चीज़ें जो है भारत के अन्य गांवों में भी वह लागू होती है। और इस तरह से इन क्षेत्रों में विकास की जो गति जो है तेजी से बढ़ाई जा रही है, सरकार के जो प्रयास किए जा रहे हैं, उस प्रयासों के माध्यम से हम ग्रामीण क्षेत्रों के बारे में जो है ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में हम महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। माने सरकार भी प्रयास कर रही है, वहाँ के लोग भी प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरह से माने वहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं, जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं, जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, उनको किस तरह से उनको गरीबी के दलदल से बाहर निकाला जाए और उनकी जो भी गतिविधियाँ हैं, जो भी जैसे वह ज़्यादातर गाँव में जो रहने वाले लोग हैं उनका मुख्य व्यवसाय कृषि है, और कृषि से संबंधित अन्य व्यवसायों को बढ़ाकर उनके आमदनी को, उनके इनकम को जो है किस तरह से बढ़ाया जाए कि जो है वह अच्छे ढंग से अपना जीवन यापन कर सके, अपने परिवार का जीवन यापन ठीक से कर सके। उनके स्वास्थ्य सेवाओं के विकास के लिए, शिक्षा के विकास के लिए, स्वास्थ्य सेवाओं को ठीक ढंग से देख रेख के लिए सरकार ने तमाम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की व्यवस्था की है, ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूलों की व्यवस्था की है, प्रशिक्षण केंद्रों की व्यवस्था की है, जिससे उनके जीवन स्तर को प्रशिक्षण देकर उनके स्वास्थ्य की देखभाल करके उनको और ठीक ढंग से उनके जीवन को और अच्छा बनाया जा सके।